हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भी VI के स्टूडेंट हैं उन लोगों के अभी सेकेंड पेपर का क्लास चल रहा है। ठीक है, अब ये सेकेंड पेपर लगभग समाप्त होने वाला है एक दो क्लास में। ठीक है, इसीलिए इस पेपर को आप लोग बखूबी से देखिएगा, पढ़िएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अब एक पेपर जब खत्म हो जाएगा तो फिर अगले पेपर आप लोगों के सामने पढ़ाया जाएगा। इसीलिए आप लोग कोई भी क्लास, कोई भी वीडियो को देखना मिस मत करिएगा। ठीक है, आज का जो हमारे सेकेंड पेपर का टॉपिक है ये है टीचिंग स्ट्रेटजी ऑफ चिल्ड्रन विथ VIAD, मतलब कि दृष्टिबाधिता के साथ अतिरिक्त दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए शैक्षणिक रणनीतियां। अब देखिए, एक चीज आप लोगों को फिर से बता देना चाहता हूं, ये बार बार सब इसको पिछले के क्लास में भी मैंने बताया था कि VIAD शॉर्टकट में जो मैं बोलता हूं ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है। VIAD का मतलब विजुअल इंपेयरमेंट एंड एडिशनल डिसेबिलिटी। क्या होता है? विजुअल इंपेयरमेंट एंड एडिशनल डिसेबिलिटी, मतलब विकलांगता के साथ अतिरिक्त विकलांगता। शॉर्टकट में आप लोग समझ जाइए। तो आज का जो हमारा चैप्टर है टीचिंग स्ट्रेटजी फॉर चिल्ड्रन विथ VID, मतलब दृष्टिबाधिता के साथ अतिरिक्त दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए शैक्षणिक रणनीतियां। मान लीजिए कोई बच्चा भी VI भी है और उसके पास अतिरिक्त विकलांगता भी है, तो उसको पढ़ाने की क्या रणनीतियां होना चाहिए। ठीक है, सभी बहुल विकलांग बालकों के लिए एक सी शिक्षण व्यवस्था नहीं हो सकती है। जितने भी एक से अधिक विकलांग वाले बच्चे हैं, दिव्यांग वाले बच्चे हैं, उनके लिए एक शैक्षणिक पद्धति नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक बालक में विकलांगता का अनोखा संचय होता है। अतः शिक्षण व्यवसाय भी प्रत्येक भिन्न प्रकार के संचय के अनुसार भिन्न होगा। सर्वप्रथम बहुल विकलांगता के अनुसार उद्देश्य निर्धारित किए जाने चाहिए। जैसी जैसी विकलांगता है वैसा उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए। जो बहुल विकलांगता बालकों में प्रत्येक के लिए भिन्न भिन्न होंगे। प्राय बहुल विकलांग बालकों को शिक्षित करने के दो उद्देश्य होते हैं। क्या कौन से दो उद्देश्य होते हैं? एक होता है गामक क्रियाएं सिखाना, दूसरा क्या होता है? बौद्धिक कार्य सिखाना। ठीक है, अब है गामक क्रियाओं का शिक्षण। गामक क्रियाओं का शिक्षण में क्या क्या आता है? जिन गामक क्रियाओं का शिक्षण किया जाता है वे है क्या क्या है गामक क्रिया में, मतलब चलनशील क्रिया। जैसे पहला है बैठना, दूसरा है खड़े होना, तीसरा है पानी पीना, चौथा है खाना खाना, पांचवा है खड़े रहना, 6 नंबर है चलना, 7 नंबर खेल कौशल सीखना, 8 नंबर शौचाद करना। ये क्या है? गामक क्रिया है। ये क्रिया क्या है? डेली लिविंग स्किल की क्रिया है। ये सब शुरुआत में बच्चों को प्रशिक्षण घर पर दिया जाता है। ठीक है, अब है कलवर्ट आज ने व्यवहार में सुधार और विकास हेतु निम्नलिखित क्षेत्र की क्रियाओं पर जोर दिया है। क्या क्या? खाना और पीना, सेकंड नंबर कपड़े पहनना, तीसरा नंबर शौचालय की व्यवस्था, चौथा नंबर मांसपेशियों को मजबूत करना और आसन, 5 नंबर गति, 6 नंबर खेल, 7 नंबर अनुकूल प्रतिक्रियाएं। ठीक है, ये क्या हो गई? बच्चे की सिखाने की 2 क्रिया हो गई। ठीक है, अब देखिए, इन सभी क्रियाओं में धनात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये जितने का भी मैंने नाम रखा, इन सबको पॉजिटिव के रूप में सिखाना चाहिए। इस प्रकार बहुल विकलांग के शिक्षण का प्रथम अध्याय उन्हें दिन प्रतिदिन के कार्य करने योग्य बनाना चाहिए। जो जो टॉपिक दर्शाया गया है इसे दिन प्रतिदिन
बच्चे को करना सिखाना पड़ेगा, तब जाके वो इसमें परिपूर्ण होंगे। और स्व सहायता करने की कला सिखाता है, उससे क्या हो जाता है, वो अपना स्व सहायता स्वयं कर लेते हैं। ख है बौद्धिक कार्य सिखाना। बौद्धिक कार्य सिखाना मतलब बौद्धिक कार्य सिखाने के लिए संपूर्ण तैयारी और कार्य विश्लेषण, टास्क एनालिसिस की आवश्यकता है। यर्नाल द्वारा ज्यामितीय में बहरे और अंधे बालकों को पढ़ाने का अत्यंत प्रभावशाली तरीका है और यह एक उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के पाठ विभिन्न विषयों और क्षेत्रों में विकसित किए जाने चाहिए। गोल्ड आवर रिटन हाउस के द्वारा प्रतिपादित उन निर्देशों जो अंधे और बहरे बहुत विकलांग को शिक्षित करने के लिए 8 मानक चिन्हों के संबंध में है का पालन भी बौद्धिक कार्यों के शिक्षण में सहायक हो सकता है। संगीत और कला का प्रयोग भी शिक्षण विधि के रूप में हो सकता है। संगीत और कला मुख्यतः निम्नलिखित रूप से सहायक सिद्ध होते हैं। अब कौन कौन है देखिए, पहला है गति शिक्षण, सेकेंड नंबर है संबोध शिक्षण, थर्ड नंबर है सामंजस्य शिक्षण, फोर्थ नंबर है विश्राम शिक्षण। ठीक है, अब हमारा क्या है, बहु विकलांग बच्चों के शैक्षणिक रणनीतियों में निम्न बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। एक्स्ट्रा कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे ही बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, प्रारंभिक हस्तक्षेप आवश्यक है। दूसरा है उपयुक्त पेशेवरों की भागीदारी, अर्थात व्यवसायिक चिकित्सक, भाषा चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट आदि। तीसरा है इसमें स्कूल स्तर पर एक टीम दृष्टिकोण जिसमें बाहरी एजेंसी, सामुदायिक संपर्क शामिल होता है जो नियमित रूप से मिलते हैं और आवश्यक है। अब है कक्षा की भौतिक व्यवस्था को इस बच्चे को सर्वोत्तम रूप में समायोजित करने की आवश्यकता होगी। विशेष उपकरण और सहायक तकनीक पर विचार करना आवश्यक है। इन छात्रों को सामाजिक विकास में सहायता करने के लिए अपने साथियों के बीच एकीकरण महत्वपूर्ण है। जितना संभव हो कई विकलांग बच्चों को एकीकृत करना महत्वपूर्ण है। शोध से यह संकेत मिलता है कि जब वे छात्र अपने सामुदायिक स्कूल में जाते हैं और अपने साथियों की समान गतिविधियों में भाग लेते हैं तो सामाजिक कौशल विकसित होते हैं और उनमें वृद्धि होती है। कभी कभी इन छात्रों को समर्थन के साथ नियमित कक्षा में पूर्णकालीन रखा जाता है। हालांकि अधिकांश मामलों में इन छात्रों को कुछ एकीकरण के साथ विकासात्मक कौशल प्रकार की कक्षा में रखा जाता है। ठीक है, यह सुनिश्चित करना भी सभी छात्र बहु विकलांग छात्र के प्रति समान प्रदर्शित करते हैं। एक शिक्षक की जिम्मेदारी बन जाती है कि कक्षा में अन्य छात्रों से समान विकसित करने वाली चल रही गतिविधियों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब अगला इसमें क्या है, एक व्यक्तिगत शिक्षा योजना, जिसको क्या कहते हैं, व्यक्तिगत शिक्षा योजना को आईईपी, उसको क्या कहते हैं, व्यक्तिगत शिक्षा योजना को सावधानीपूर्ण नियोजित और नियमित आधार पर समायोजित करने की आवश्यकता होगी और इसे व्यक्तिगत बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बनाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, याद रखें ये बच्चे अक्सर अपनी अधिकांश सभी दैनिक जरूरतों के लिए पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होते हैं। सहायक प्रौद्योगिकियां इस बच्चे की सहायता कर सकती हैं और सहायता टीम को यह तय करने की आवश्यकता होगी कि कौन सी सहायक प्रौद्योगिकियां सबसे उपयुक्त होगी। ठीक है, अब है एक सुरक्षा योजना विकसित करने की आवश्यकता होगी और इसे अक्सर आईईपी में शामिल किया जाता है। आप लोगों को मैंने बताया एकीकृत शिक्षा योजना। ठीक है, अब इसमें है अगला, इस छात्र से आपकी अपेक्षाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बच्चा निराश न हो जाए।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन चिन्हित बच्चों को स्क्रीनिंग, मूल्यांकन और एक उपयुक्त कार्यक्रम सेवाओं को सहित विज्ञापन और गैर पहचाने गए स्कूली बच्चों के समान अधिकार दिए जाने हैं। ठीक है, अब है इसमें अगला टॉपिक। देखिए, पेपर जल्दी जल्दी खत्म कराने हैं तो थोड़ा टॉपिक को लंबा लेकर चलना पड़ेगा, आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा, हम तो कर ही रहे हैं। ठीक है, अब इसी पेपर का फिर अगला टॉपिक है कि अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन एंड मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर चिल्ड्रन विथ विजुअल इंपेयरमेंट एंड अदर सेंसरियल डिसऑर्डर इम्प्लीकेशन। मतलब कि दृष्टि बाधित बच्चे अपने हाथों और स्पर्श का उपयोग करके अपने आसपास की दुनिया के बारे में सीखते हैं। अपने बच्चे के साथ जुड़ना और उन्हें अपना चेहरा छूने देना, जैसे कि आप अपने चेहरे के हिस्सों का नाम रखते हैं, आपके बच्चे को शरीर के अंगों की समझ विकसित करने में मदद करता है, जो अक्सर बच्चे के पहले शब्दों में कुछ होते हैं। अपने चेहरे के किनारे अपनी नाक और होठों के पास अपना हाथ रखकर अपने बच्चे को यह महसूस करने का मौका दे कि आप बोल रहे हैं। ठीक है, इससे उन्हें यह अनुभव करने में मदद मिलेगी कि जब कोई बोलता है तो क्या होता है, वे आपके गाल के माध्यम से बोल रहे हैं। इससे उन्हें यह अनुभव करने में मदद मिलेगी क्या, कि जब कोई बोलता है तो क्या बोलता है, वे अपने गाल के माध्यम से कंपन महसूस करेंगे। इससे आपके बच्चे को एम और बी जैसी आवाजें निकालते समय होठों के अलग अलग आकार को महसूस करने का मौका मिलता है। ठीक है, जब बच्चा बोलेगा तो वो किस्म किस्म का शब्द के साथ अपना मुंह और ओठ की बनावट रखेगा। आप बता सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, यह नहाने का समय है, मैं पानी चालू करने जा रहा हूं। छप, पानी की आवाज कैसे आती है? छप। वाह, यह ठंडा है। अब कुछ बुलबुले जोड़ने के लिए आप मौज मस्ती कर सकते हैं और आप मनगढ़ंत ध्वनियों का उपयोग कर सकते हैं। आपका बच्चा आपको बोलते हुए सुनना पसंद करेगा और आपके द्वारा कहे गए शब्दों को, उन ध्वनियों को पानी के बहने की आवाज और पानी के शब्द के साथ जोड़ता पसंद करेगा। ठीक है, अब है कुछ विचार। अपनी आवाज को पिच और वॉल्यूम में ऊपर और नीचे करें। ठीक है, अगला है अजीब आवाजें निकाले, जैसे रस भरी फूके, अपनी ओठों को थपथपाए। तीसरा है अपने बच्चे का हाथ अपने चेहरे पर रखकर उसे महसूस कराए कि आप ये आवाजें निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? अब है अपने बच्चे के साथ बड़बड़ाओ, जिसे पानी मुंह में लेकर किया जाता है ना, कुछ बड़बड़ाओ, कुछ बोलो। जब आप अपने बच्चे की आवाज सुनते हैं तो आप उसे वापस ध्वनि दोहरा सकते हैं। यह आपके बच्चे को उनके द्वारा की जा रही आवाजों को सुनने और उनकी वाणी में सुर मिलाने की सुविधा देता है। ठीक है, अपने बच्चे को अपने हाथों से या अपनी त्वचा पर अपना मुंह हिलते हुए महसूस करने दे। ठीक है, उदाहरण के लिए रास्पबेरी फूके और कंपन महसूस करने के लिए अपने बच्चे को अपने होठों को छूने दे। ठीक है, अब है बारी लेना। संचार के बारे में सीखने से पहले कदमों में से एक बारी बारी से बातचीत करना शुरू करना है। आप अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकते हैं। उन्हें कुछ आवाजें निकालने दे, फिर कुछ कहे कि फिर रुककर अपने बच्चे को फिर से अपनी बारी लेने दे। जैसे मान लीजिए कि आपने बाल्टी में एक बाल्टी पानी लिया, वो आवाज बड़बड़ बड़बड़ के आया, फिर आप बच्चे को लोटा थमाएंगे, बोले कि आप पानी निकालो, कि देखो को पूरा भर पाता है या नहीं, इंतजार करो। ऐसे आप उसको एक्टिविटी कराते रहिए। अब है सुनना सिखाना। इसमें कैसे करना है?
आप अपने बच्चे को बोली जाने वाली ध्वनियों और उनके द्वारा सुने जाने वाले शोर के साथ तालमेल बिठाना सिखा सकते हैं। आपको ध्वनियों और शोरों के समझाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, आपका बच्चा सुनता है क्योंकि यह नहीं देखा होगा कि किस चीज की आवाज आ रही है। आप सुनने की सैर पर जाकर और ध्वनियां आप सुनते हैं, उन्हें नाम देकर, उदाहरण के लिए पेड़ पर पक्षी, कुत्ते की पार्किंग, बस की बीप करके ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब है जब आप घर पर हो तो आप उनका ध्यान टेलीफोन या वैक्यूम क्लीनर जैसी आवाजों की ओर आकर्षित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका मोबाइल बज रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि मोबाइल बज रहा है, तो बार बार इस चीज को सुनेगा तो वो बाद में जान जाएगा कि ये जो आवाज आ रही है बिना बताए, वो समझ जाएगा कि ये मोबाइल की आवाज आ रही है, टेलीफोन की आवाज आ रही है। इसके बाद फिर उन्हें यह वस्तु को छूने दे जिससे आवाज आई थी। यदि वातावरण में कोई गंध है तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप इस फूल को सूंघ सकते हैं और बच्चे को बता सकते हैं। ठीक है, अब है अपनी आवाज की ध्वनि बदले। इसमें क्या करना है, अपनी आवाज की ध्वनि बदलना है। जैसे जब आप आवाजें निकाले तो अपनी आवाज की पिच और धुन बदले ताकि आपका बच्चा सुन सके और उसकी नकल कर सके। ठीक है, आप खेल खेल में ऐसा करके इसे मजेदार बना सकते हैं। उदाहरण के लिए जब आप अपने बच्चे को ऊपर नीचे झुलाते या उछालते हैं तो शब्द से मेल खाने के लिए अपनी आवाज की धुन बदले, ताकि आप जब आप ऊपर कहते हैं तो आवाज ऊपर हो जाती है और नीचे कहने पर आवाज क्या हो जाती है, नीचे हो जाती है। अपने बच्चे को आवाज निकालने के लिए प्रोत्साहित करें। कम उम्र में शिशु आमतौर पर ध्वनियों को पूरी तरह से नकल करने में सक्षम नहीं होंगे, यह अधिक है। अब क्या है इसमें अगला टॉपिक, अब इसमें अगला टॉपिक हमारा है बात शुरू करना। क्या है, बात शुरू करना। अब ये प्रोसेस को कैसे अच्छा तरीका से बच्चा के सामने पेश किया जाएगा, इसमें है आपके लिए ध्वनि का स्पष्ट उदाहरण प्रदान करना महत्वपूर्ण है। यह आपके बच्चे को इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसके बाद है नई ध्वनियां सिखाएं। नई ध्वनियां ये कैसे आप सिखाएंगे, प्रारंभिक भाषण, ध्वनियों को प्रोत्साहित करें, विशेष रूप से कोमल होठों की ध्वनियां जैसे मुंह, बाह, पूह, पिप, ओ, पाप जैसे शब्दों का प्रयोग करें और मम्मी या जानवरों की आवाज नकल करें। उदाहरण के लिए मुंह, बा और मियाओ। ठीक है, आप ध्वनियों के निरर्थक तार भी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए मम्मम, बुबू बुबू। यदि आपकी आवाज निकालते हैं तो आपका बच्चा में शामिल होना चाहेंगे। ठीक है, अब है दृष्टि बाधित बच्चे प्रतिध्वनि और कंपन जैसे ड्रम या समुद्र तट की गेंद से होने वाले कंपन को सुनते हैं। बारी बारी से ड्रम या बीच बाल का उपयोग करने से अपने हाथ से अपने बच्चे का हाथ का मार्गदर्शन करते हुए आपके बच्चे को बारी बारी से सीखने में मदद मिलेगी। ठीक है, जो बातचीत करते समय सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है। ठीक है, अब आहार का समय, भोजन। आहार मतलब क्या होता है, भोजन। भोजन के समय अपने बच्चे से उस भोजन के बारे में बात करें। जो भी खाना खिला रहे हैं बच्चे को, आप उसके बारे में बच्चे से बात कीजिए कि ये है, ये रोटी है, ये चावल है, ये दाल है, और उसकी स्वाद के, गंध के बारे में भी जितना हो सके आप जानते हैं वो बच्चे के सामने उस बात को रखें। अब भोजन के समय अपने बच्चे से उस भोजन के बारे में बातें करें जो वह खा रहा है, उसकी बनावट, गंध और स्वाद,
यह नरम है, यह गर्म है, यह गांठदार लगता है। इस तरह आप अपने बच्चे को नए शब्द सीखने में मदद कर रहे हैं और यह समझने में भी मदद कर रहे हैं कि जो वह देखने में असमर्थ होता है तो वह क्या खा रहा है। ठीक है, अब है अपने बच्चे की बातचीत शुरू करने दे। अपने बच्चे को बातचीत शुरू करने का मौका देना उनके लिए अपनी खोज में सक्रिय रहना सीखने का एक सकारात्मक तरीका है। अपने बच्चे को विकल्प दे, उदाहरण के लिए 2 खिलौनों के बीच एक विकल्प, ताकि वे सोच सके और चुन सके। यदि आपका बच्चा बातचीत शुरू करता है, उदाहरण के लिए किसी खिलौने के लिए पहुंचता है, तो उसे प्रोत्साहित करें और उससे बातें करें कि वह क्या कर रहा है। ठीक है, अब है बात करने की तलाश में हूं। अब अगला बात उसे सिखाने का क्या तरीका है? बात करने की तलाश में हूं। अपने बच्चे को संचार करते समय अपना सिर अपनी ओर करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे आपके बच्चे को सामाजिक संपर्क कौशल विकसित करने में मदद मिलेगी। समय के साथ यह एक आदत बन जाएगी और उन्हें दूसरों के साथ बातचीत करने में क्या होगी? मदद मिलेगी। चेहरे के भावों के बारे में जागरूकता को प्रोत्साहित करें। अपने बच्चे को चेहरे के भावों और आदि के बारे में जागरूक होने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे अर्थ जुड़ा हुआ है। जब आप मुस्कुराते हैं या भौहें सिकुड़ते हैं तो आप अपने बच्चे को अपना चेहरा छूने की अनुमति देकर ऐसा कर सकते हैं। अपने बच्चे को मुस्कुराने के लिए प्रोत्साहित करें। क्या करें कि ऐसे मुस्कुराया जाता है, उसे हौसला अफजाई करें। यदि आप बात करते समय मुस्कुराते हैं तो आपका बच्चा आपकी आवाज में मुस्कुराहट सुनेगा। अपने बच्चे को यह बताकर कि मुस्कुराना अच्छा लगता है, आप उनके सामाजिक कौशल के विकास को प्रोत्साहित कर रहे हैं और उन्हें चेहरे की अभिव्यक्ति का उपयोग करके अपनी भावनाओं को संप्रेषित करने का एक तरीका दे रहे हैं। ठीक है, अब है किताबें साझा करना। क्या करना है? किताबें साझा करना। किताबें एक साथ साझा करना आपके बच्चे को भाषा सुनने का मौका देने का एक उपयोगी तरीका है। कहानी से संबंधित बनावट वाली किताबें सुनने से आपके बच्चे को किताब को उन शब्दों से जोड़ने में मदद मिल सकती है जो आप कह रहे हैं। ठीक है, अब है सिंसियरी डिसऑर्डर, संवेदी प्रसंस्करण विकार। ये क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है। संवेदी प्रसंस्करण विकार एक ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क को इंद्रियों के माध्यम से आने वाली जानकारी प्राप्त करने और उस पर प्रतिक्रिया करने में परेशानी होती है। जैसे कोई भी चीज हमारी आंख देखता है या संवेदना होती है तो पहले कहां जाती है? मस्तिष्क में जाती है और मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न होता है वो हमारा क्या करता है? मुंह बोलता है, बात हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसी पर है ये कि पहले इसे संवेदी एकीकरण स्थिरता के रूप में जाना जाता था। वर्तमान में इसे एक विशिष्ट चिकित्सा निदान के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। संवेदी प्रसंस्करण विकार वाले कुछ लोग अपने वातावरण में मौजूद चीजों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। सामान्य ध्वनियां दर्दनाक या अभिभूत करने वाली हो सकती हैं। शर्ट का हल्का स्पर्श त्वचा को झुलसा सकता है। संवेदी प्रसंस्करण संबंधी समस्याएं आमतौर पर बच्चों में पहचानी जाती हैं, लेकिन वे वयस्कों को भी प्रभावित कर सकती हैं। संवेदी प्रसंस्करण समस्याएं आमतौर पर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार जैसी विकासात्मक स्थितियों में देखी जाती है। ठीक है, संवेदी प्रसंस्करण विकार को एक अकेले विकार के रूप में मान्यता नहीं दी जाती, लेकिन कई विशेषज्ञ सोचते हैं कि इसमें बदलाव होना चाहिए। अब है संवेदी प्रसंस्करण विकार के लक्षण। इसका लक्षण क्या है? ठीक है, संवेदी प्रसंस्करण विकार एक इंद्रिय को प्रभावित कर सकता है, जैसे सुनना, स्पर्श करना या स्वाद लेना, या यह कई इंद्रियों को भी प्रभावित कर सकता है। और जिन चीजों को उन्हें कठिनाई होती है
लोग उनके प्रति अत्यधिक या कम प्रतिक्रियाशील हो सकते हैं। कई बीमारियों की तरह संवेदी प्रसंस्करण विकार के लक्षण एक स्पेक्ट्रम पर मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए कुछ बच्चों में खिड़की के बाहर लीफ ब्लोअर की आवाज के कारण उन्हें उल्टी हो सकती है या मेज के नीचे गोता लगाना पड़ सकता है। ठीक है, छूने पर वे चिल्ला सकते हैं। बच्चे क्या होते हैं, कुछ छूने पर क्या करते हैं, चिल्लाते हैं। वे कुछ खाद्य पदार्थों की बनावट से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन दूसरे लोग अपने आसपास की किसी भी चीज के प्रति अनुत्तरदायी लगते हैं। वे अत्यधिक गर्मी, ठंड या यहां तक कि दर्द पर प्रतिक्रिया करने में भी क्या होते हैं, विफल होते हैं। संवेदी प्रसंस्करण विकार वाले कई बच्चे उधम मचाने वाले बच्चों के रूप में शुरू में होते हैं, जो बड़े होने के साथ साथ चिंतित हो जाते हैं। ये बच्चे अक्सर बदलाव को अच्छी तरह से संभाल नहीं पाते हैं। वे अक्सर नखरे दिखा सकते हैं या उदास हो सकते हैं। कई बच्चों में समय समय पर इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन चिकित्सक संवेदी प्रसंस्करण विकार के निदान पर विचार करते हैं जब तक लक्षण सामान्य कामकाज को प्रभावित करने और रोजमर्रा की जिंदगी को बाधित करने के लिए काफी गंभीर हो जाते हैं। ठीक है ना। एसपीडी एक इंद्रिय या एकाधिक इंद्रियों को प्रभावित कर सकता है। जिन बच्चों में एसपीडी होता है वे आज कपड़े और भोजन की बनावट पर अत्यधिक क्या करते हैं, प्रतिक्रिया कर सकते हैं, या वे संवेदी इनपुट पर कम प्रतिक्रिया कर सकते हैं। इससे उनमें अधिक तीव्र रोमांच चाहने वाले उत्तेजनाओं की लालसा होती है। कुछ उदाहरणों में ऊंची चीजों से कूदना या खेल के मैदान पर बहुत ऊंचा झूलना शामिल है। ठीक है, इसके अलावा एसपीडी वाले बच्चे हमेशा केवल एक या दूसरे ही नहीं होते हैं, वे अति संवेदनशील होते हैं और अल्प संवेदनशील का मिश्रण हो सकते हैं। अब अगला है इसमें क्या, बच्चे अति संवेदनशील हो सकते हैं यदि किन किन अवस्थाओं में होते हैं। सोचे कि कपड़ों में बहुत अधिक खरोच या खुजली महसूस होती है, तब क्या हो सकते हैं, कपड़ों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। सोचे कि रोशनी बहुत तेज लगती है, क्या धूप बहुत ज्यादा लग रही है, तो फिर भी क्या हो जाएंगे, अति संवेदनशील हो जाएंगे। सोचे कि ध्वनियां बहुत तेज लगती हैं। सोचे कि कोमल स्पर्श बहुत क्या हो लगता है, कठिन लगता है। भोजन की बनावट का अनुभव उन्हें गंदला बना देता है। संतुलन खराब होना या अनाड़ी लगना, झूले पर खेलने से डरते हैं। अचानक होने वाली हरकतों, स्पर्शों, तेज आवाजें या तेज रोशनी पर खराब प्रतिक्रिया करें। व्यवहार संबंधी समस्याएं हैं। ठीक है, अब है बच्चे अल्प संवेदनशील हो सकते हैं यदि वे, अब अल्प संवेदनशील कैसे बच्चे होते हैं, शांत नहीं बैठ सकते हैं, रोमांच की तलाश करें, कूदना, ऊंचाई और घूमना पसंद है, बिना चक्कर आए घूम सकता है, सामाजिक संकेतों को न पकड़े, व्यक्तिगत स्थान को न पहचाने, चीजों को चबाएं, उनके हाथ और कपड़ों सहित, दृश्य उत्तेजना की तलाश करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह, सोने में दिक्कत होती है। ठीक है, जब उनका चेहरा गंदा हो या नाक बह रही हो तो पहचान नहीं पाते हैं। ये क्या है, अल्प संवेदनशील की पहचान के नियम है। ठीक है, तो आज के हमारा जो ये टॉपिक था, अब यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं। अब इस टॉपिक से क्या क्या वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हमसे बना है वो अब आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, बच्चे में दृष्टि विकलांगता और अन्य विकलांगता के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति अधिक प्रभावी मानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या है, ए केवल दृश्य सहायता, बी दृश्य श्रवण और स्पर्श सामग्री मिश्रण, सी केवल श्रवण सामग्री,
डी केवल ग्रंथियों का प्रयोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मतलब दृश्य, श्रवण और स्पर्श सामग्री का मिश्रण। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, VIAD वाले बच्चों के लिए उद्देश्यपूर्ण खेल गतिविधियों का क्या लाभ होता है? ठीक है। VIAD का मतलब आप लोग समझते हैं कि विजुअल इंपेयरमेंट एंड एडिशनल डिसेबिलिटी। ठीक है। ऑप्शन क्या दिया है? उनकी मोटर स्किल्स में सुधार होता है, बी उनकी भाषा कौशल में सुधार होता है, सी उनकी सामाजिक और संज्ञानात्मक क्षमताओं में वृद्धि होती है, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किस विधि का उपयोग VIAD बच्चों में संचार और समझ को बढ़ाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है केवल पढ़ाई पर ध्यान देना, बी कला और क्राफ्ट गतिविधियां, सी मल्टी सेंसरी विधियों का प्रयोग, डी शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मल्टी सेंसरी विधियों का प्रयोग। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, VIAD वाले बच्चों के लिए स्पर्श आधारित शिक्षण सामग्री क्यों आवश्यक है? ए है क्योंकि उनकी दृष्टि कमजोर होती है, बी यह उन्हें वस्तुओं की विशेषताएं समझने में मदद करती है, सी केवल श्रवण सामग्री पर्याप्त नहीं होती, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, VIAD बच्चों के लिए संकेत भाषा के उपयोग का क्या लाभ होता है? ऑप्शन हमारा क्या दिया है? ए उनके लिए सूचना तक पहुंच सरल बनाता है, बी उनकी दृश्य समझ को बढ़ाता है, सी उन्हें शांत करने में सहायक होता है, डी उन्हें श्रवण क्षमता को प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, उनके लिए सूचना तक पहुंच सरल बनाता है। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, VIAD वाले बच्चों के लिए बुनियादी रोजमर्रा के कौशल सिखाने का प्रभाव क्या होता है? ए है उन्हें आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है, बी उन्हें सामाजिक कौशल में कमी लाता है, सी उन्हें कम आत्मविश्वासी बनाता है, डी उनके संज्ञानात्मक विकास को धीमा करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, उनकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 क्या है? इनमें कौन सा शिक्षण उपकरण VIAD बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए उपयोगी है? ठीक है। ए है कंप्यूटर आधारित गेम, बी है ब्रेल किताबें, सी केवल रंगीन किताबें, डी चित्रात्मक वीडियो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ब्रेल किताबें। अब है क्वेश्चन नंबर 8, VIAD बच्चों की पढ़ाई के दौरान कौन सी आदत बनाना महत्वपूर्ण है? ए है आत्मनियंत्रण, बी है तनाव को दूर करना, सी दिनचर्या और संरचना का पालन करना, डी किसी नियम का पालन न करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दिनचर्या और संरचना का पालन करना। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, VIAD बच्चों के शिक्षण में कौन सा दृष्टिकोण सबसे प्रभावी माना जाता है? ए समावेशी दृष्टिकोण, बी रचनात्मक दृष्टिकोण, सी केवल अध्यापन पर ध्यान, डी केवल चिकित्सा पर दृष्टिकोण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, समावेशी दृष्टिकोण। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
VIAD बच्चों के लिए फिजियोथेरेपी का क्या लाभ हो सकता है? ऑप्शन हमारा क्या है? उनकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, बी उनकी संवेदी प्रतिक्रिया में सुधार करता है, सी उनकी दैनिक गतिविधियों में सहायता करता है, कि डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 11। 11 को आप लोग देखिए। 11 क्या है हमारा? बच्चों में संचार के महत्व को किसके साथ जोड़कर देखा जाता है? ए है सीखने की क्षमता, बी खेल के साथ, सी केवल खेल के समय, डी केवल खाने के समय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सीखने की क्षमता। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 क्या करा है कि दृष्टिहीनता, दृष्टिहीनता और अन्य संवेदी विकारों से पीड़ित बच्चों में प्रभावी संचार के लिए किस प्रकार की मदद सबसे लाभकारी होती है? ए केवल श्रवण आधारित, बी दृश्य और स्पर्श आधारित, सी केवल दृश्य सामग्री, डी केवल टेलीफोनिक वार्ता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दृश्य और स्पर्श आधारित। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 13। दृष्टिहीन बच्चों के लिए स्पर्श आधारित संचार क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इससे वे वस्त्र पहचान सकते हैं, क्योंकि इससे उनकी संवेदना समझ बढ़ती है, इससे उनकी सामाजिक भागीदारी में वृद्धि होती है, कि डी दोनों, बी और सी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, दोनों क्या होगा? बी होगा और सी दोनों होगा। ठीक है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन सही ऑप्शन डी रहेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 14। दृष्टिहीनता से पीड़ित बच्चों के लिए ऑडियो बुक्स का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन हमारा है ए, उन्हें पढ़ने की स्वतंत्रता मिलती है, बी उन्हें सुनने में सुधार होता है, सी उनके भाषा कौशल में सुधार होता है, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 15। दृष्टिहीनता वाले बच्चों में भाषा और संचार का विकास किन तरीकों से किया जा सकता है? ए है स्पर्श आधारित अनुभव, बी वीडियो ऑडियो यंत्र, सी ब्रेल आधारित शिक्षा, डी उपरोक्त सभी। तो इसका भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। दृष्टिहीनता और संवेदी विकारों वाले बच्चों के लिए विशेष तकनीकी उपकरणों का क्या उद्देश्य होता है? ए है उनके पढ़ाई की गति में सुधार, बी उनके आत्मनिर्भरता में वृद्धि, सी उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों में सहायता, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है? दृष्टिहीनता वाले बच्चों में संकेत भाषा का उपयोग किस स्थिति में किया जा सकता है? ए है दृष्टि और श्रवण क्षमताओं की कमी होने पर, बी केवल दृष्टिहीन बच्चों के लिए, सी केवल श्रवण क्षतिग्रस्त बच्चों के लिए, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दृष्टि और श्रवण क्षमताओं की कमी होने पर। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 18। दृष्टिहीनता से प्रभावित बच्चों के लिए कक्षा में कौन सा उपकरण सहायक होता है? ठीक है। ऑप्शन ए है रंगीन चार्ट, बी ऑडियो डिवाइस, सी स्केल और कंपास, डी की केवल लिखित सामग्री। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑडियो डिवाइस। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 का हमारा क्या है कि संचार विधि का उपयोग दृष्टिहीनता और अन्य विकारों से पीड़ित बच्चों के लिए अधिक प्रभावी है? ऑप्शन ए है टेलीविजन, बी श्रवण आधारित संचार,
सी पढ़ने लिखने पर जोर, डी दोनों बी और सी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बी और सी, मतलब श्रवण आधारित संचार और पढ़ने लिखने पर जोर, ये दोनों सही आंसर है, इसीलिए ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है कि दृष्टिहीनता वाले बच्चों में ध्वनि संवेदन का महत्व क्या है? ए सुनने की क्षमता बढ़ाने के लिए, बी उन्हें पढ़ने के कौशल में सुधार करने के लिए, सी उन्हें सामाजिक संकेतों को समझने में मदद करने के लिए, डी केवल शैक्षणिक कार्यों में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उन्हें सामाजिक संकेतों को समझने में मदद करने के लिए। ठीक है, तो आज का हमारा जो क्लास का टॉपिक था यहीं पर अब समाप्त होता है। लेकिन जितने भी हमारे VI के स्टूडेंट हैं, आप लोग एक बात सुन लीजिए, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग जितने मेरे VI के स्टूडेंट हैं, क्योंकि उन लोगों का तो स्पेशल पेपर चल रहा है, सेकंड पेपर, ये कॉमन पेपर तो है नहीं, तो देखिए कि बाकी जो टीचर हैं उन लोगों का लाइक व्यू ज्यादा आ रहा है, आप लोग सुस्त पड़े हैं, तो थोड़ा आप लोग जागिए, क्योंकि परीक्षा अब ज्यादा दिन दूर नहीं है। तो कम से कम आप लोग वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप किसी भी मैं प्रत्येक से आगे आप लोगों को सिलेबस पढ़ा रहा हूं, खत्म कर रहा हूं, तो थोड़ा आप भी लोग जागरूक होइए मेरे पक्ष में, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यू मिले। ठीक है, फिर मैं अगले क्लास में इसी पेपर, सेकंड पेपर का अगला टॉपिक लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।